क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट यानी विकास। इस चैप्टर में डेवलपमेंट के हर एक पहलू के बारे में बताया गया है और आज की इस वीडियो के एंड तक आप भी क्लियरली समझ जाओगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे हम सब के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है और एग्जाम में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कैपिटा इनकम से जुड़े कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर इकोनॉमी का है। अब इकोनॉमी या हिस्ट्री के लेसन्स को याद करना तो काफी आसान होता है, लेकिन मैथ्स के फॉर्मूलाज हर किसी को परेशान करते हैं। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारी हैंड रिटन मैथ फॉर्मूला शीट लॉन्च हो चुकी है। ये शीट आपको 10th मैथ्स बुक के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को याद करने और लास्ट मिनट रिविजन में बहुत हेल्प करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और अब हम अपने चैप्टर पर वापस आते हैं। चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि आखिर डेवलपमेंट है क्या। अगर एक लाइन में डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाए तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड पॉजिटिव चेंज दैट इंप्रूव्स द ओवरऑल वेलबीइंग ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। यानी कोई भी ऐसा बदलाव जो लोगों के जीवन और समाज को बेहतर बनाने का काम करता है उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को एक ही तरह के पॉजिटिव चेंज की जरूरत हो, क्योंकि हम सब के लिए डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, जो ज्यादातर हमारी जरूरतों, थिंकिंग प्रोसेस और नजरिए पर निर्भर करता है। और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर में सबसे पहले डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल की बात की गई है। जैसे रूरल एरिया में रहने वाली एक लैंडलेस फार्म लेबर के डेवलपमेंट गोल्स हैं कि उसे ज्यादा दिन तक काम मिले, ज्यादा मजदूरी मिले, उसके बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिले, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जबकि पंजाब के रिच फार्मर्स के डेवलपमेंट गोल्स हैं कि उन्हें उनकी क्रॉप पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्राइस मिले, उनके खेतों में काम करने के लिए सस्ते और हार्डवर्किंग मजदूर मिल जाएं, ताकि वो कम खर्च पर ज्यादा से ज्यादा इनकम बना पाएं और अपने बच्चों को विदेशों में सेटल कर पाएं। इन दोनों एग्जाम्पल से 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला, जरूरत के हिसाब से सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, और दूसरा, जो डेवलपमेंट एक आदमी के लिए पॉजिटिव चेंज लाता है वो दूसरे आदमी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे रूरल एरिया में रहने वाली लैंडलेस फार्म लेबर चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले ताकि वो अपनी नीड पूरी कर सके, वहीं पंजाब के रिच फार्मर्स चाहते हैं कि उन्हें सस्ते और हार्ड वर्किंग फार्म लेबर मिल जाए ताकि उनकी इनकम ज्यादा हो सके। तो इन दोनों के डेवलपमेंट गोल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चैप्टर में एक ऐसा ही एग्जाम्पल डैम कंस्ट्रक्शन का भी दिया हुआ है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग जिन्हें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि देश में ज्यादा से ज्यादा डैम बने, लेकिन डैम बनने की वजह से जो लोकल लोग और ट्राइब्स अपनी लैंड खो देते हैं, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी लैंड पर डैम बने। तो ये तो हुई बात कि नीड के हिसाब से कैसे डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसके बाद बारी है डेवलपमेंट में इनकम और बाकी फैक्टर्स के इंपॉर्टेंस की। देखो, लैंडलेस फार्म लेबर के एग्जाम्पल से ये तो साफ हो जाता है कि अच्छी इनकम का होना डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन फार्म लेबर के इसी एग्जाम्पल में बाकी चीजों को भी हाईलाइट किया गया है। जैसे फार्म लेबर चाहती है कि उनके साथ भेदभाव ना हो, गांव के बाकी लोगों के जैसे उन्हें भी इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट मिले। इसको एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर में बताया गया है कि कोई भी आदमी हाई पे के बावजूद भी ऐसी जगह पर काम करने में खुश नहीं रहेगा जहां उसे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़े, वर्क प्लेस पर उसे रिस्पेक्ट ना मिले, उसके साथ भेदभाव हो और उसे सिक्योर फील ना हो, बल्कि वो कम पे के साथ ऐसी जॉब करना पसंद करेगा जिसमें वो फैमिली के साथ रह सके, वर्क प्लेस पर उसे रिस्पेक्ट मिले और उसे सिक्योर फील हो। ऐसे ही एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है कि अगर विमेन को रिस्पेक्ट दी जाए, हाउस होल्ड के काम में उनकी हेल्प की जाए, उन्हें घर से बाहर जॉब करने दी जाए, उनको कोई नया काम या बिजनेस रन करने की फ्रीडम दी जाए और एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती हैं। यानी कि लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट में मनी, इनकम और मटेरियल गुड्स के अलावा रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट और सिक्योरिटी जैसे फैक्टर्स भी बहुत ही जरूरी होते हैं। और जब सारे लोगों के डेवलपमेंट गोल्स पूरे होते हैं तो इसका सीधा रिजल्ट होता है नेशनल डेवलपमेंट।
अब जैसे हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकते हैं, वैसे ही उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में रहने वाला एक आदमी इंडिया की सिटीज को पॉल्यूशन फ्री देखना चाहता है। बैंगलोर के ट्रैफिक से परेशान आदमी को बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत लगती है, तो कोई गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को बढ़िया बनाने के बारे में सोचता होगा। इसी तरह सबके लिए नेशनल डेवलपमेंट के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन आखिर एक देश या राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट को स्केल कैसे किया जाता है? कैसे पता चलता है कि एक देश दूसरे देश से ज्यादा डेवलप्ड है? कैसे डिसाइड किया जाता है कि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है जबकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है? चलिए जानते हैं। देखो, जब बहुत सारे देशों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है तो इस कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मल्टीपल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। यानी अगर कोई देश बहुत ज्यादा रिच है लेकिन वहां पर डिक्टेटरशिप हो, लोग डिप्रेस्ड हो, उनके पास कोई राइट्स ना हो, तो उस देश को डेवलप्ड नहीं माना जा सकता। तो नेशनल डेवलपमेंट को दिखाने वाले जिन फैक्टर्स की बात इस चैप्टर में की गई है उसमें सबसे पहले आता है इनकम। इसका सीधा सा रीजन ये है कि ज्यादा इनकम वाले देश कम इनकम वाले देश से डेवलप्ड हैं, क्योंकि ज्यादा इनकम के साथ लोग अपनी ज्यादातर जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, एक अच्छी और हैप्पी लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि कम इनकम वाले देशों में बहुत से लोग अपनी बेसिक नीड को भी पूरा करने में स्ट्रगल करते हैं। यानी कि कम इनकम की वजह से उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो डेवलप्ड देशों के लिए हाई इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इनकम एक बड़ा फैक्टर तो है, लेकिन आखिर ये कैसे पता चलता है कि किस देश में लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और किस देश में कम? आखिर इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेशनल इनकम का मतलब है कि एक देश में रहने वाले सारे लोग कितने पैसे कमा रहे हैं। यानी अगर एक देश में 10 लोग रह रहे हैं और वो सब 100 रुपए कमाते हैं तो उस देश की नेशनल इनकम होगी 1000 रुपए। लेकिन अब सब देशों की पॉपुलेशन तो अलग अलग होती है, तो अगर नेशनल इनकम को देखा जाए तो नंबर्स के मामले में ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश कम पॉपुलेशन वाले देश से ज्यादा रिच होंगे, जो कि कंपैरिजन का एक फेयर तरीका नहीं होगा। तो इसके लिए एवरेज इनकम मेथड, जिसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है, उसको यूज किया जाता है। इस मेथड में देश की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है और एवरेज इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए इसे एक छोटी सी कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लो कि दो देश हैं, ए और बी। ए की पॉपुलेशन है 100 और इस देश की नेशनल इनकम है 5000 रुपए। वहीं दूसरे देश बी की पॉपुलेशन है 20 और इस देश की नेशनल इनकम है 2000 रुपए। नेशनल इनकम के नंबर से तो देश बी देश ए से ज्यादा करीब लग रहा है, लेकिन एवरेज इनकम कैलकुलेट होते ही नंबर्स बदल जाते हैं। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से ए की एवरेज निकलकर आती है 50 रुपए और बी की निकलकर आती है 100 रुपए। तो समझे कि नेशनल इनकम एवरेज इनकम से किस तरह अलग है। सारे देशों की एवरेज इनकम को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है और ये काम वर्ल्ड बैंक करता है। चैप्टर में दी गई इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि वर्ल्ड बैंक ने सभी देशों के लिए एवरेज इनकम की लिमिट को सेट करके रखा है। जैसे जिन देशों की एवरेज या पर कैपिटा इनकम 63,400 यूएस डॉलर पर एनम से ज्यादा है, वो देश हाई इनकम और रिच देशों की लिस्ट में आते हैं। जबकि जिन देशों की पर कैपिटा इनकम 2,400 यूएस डॉलर पर एनम से कम है, उन्हें लो इनकम कंट्रीज की लिस्ट में रखा जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1030 यूएस डॉलर पर एनम है, जिसके लिए इंडिया को लो मिडिल इनकम देशों की लिस्ट में रखा गया है। मिडिल ईस्ट और कुछ स्मॉल कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर रिच देशों को डेवलप्ड माना जाता है। अब पर कैपिटा इनकम का ये फॉर्मूला कंपैरिजन को तो फेयर बना देता है, लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड ये है कि ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक से नहीं दिखा पाता। जैसे कि चैप्टर में एक टेबल की मदद से ए और बी दो देशों के कंपैरिजन से बताया गया है कि भले ही दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए है, लेकिन देश बी के 4 लोग सिर्फ 500 रुपए कमाते हैं और सिर्फ एक आदमी 48,000 रुपए कमा रहा है। यानी कि किसी देश में हाई एवरेज इनकम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर सारे लोग अमीर होंगे। इनकम के बाद अब बारी आती है उन फैक्टर्स की जो देश के डेवलपमेंट को दिखाते हैं। जैसे कि चैप्टर में हरियाणा, केरला और बिहार के एग्जाम्पल से इसे समझाया गया है। अगर सिर्फ इनकम को देखा जाए तो हरियाणा
2,64,729 रुपए, केरला 2,34,405 रुपए और बिहार में 47,498 रुपए की पर कैपिटा इनकम बताई गई है। यानी इनकम के हिसाब से तीनों स्टेट्स में हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन दूसरी टेबल में बताया गया है कि बाकी फैक्टर्स में केरला आगे निकल जाता है। इन्फैंट मोर्टेलिटी का रेट केरला में सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है और स्कूल जाने वाले नेट अटेंडेंस का नंबर भी केरला में सबसे ज्यादा है। तो भले ही पर कैपिटा इनकम के मामले में केरला हरियाणा से पीछे हो, लेकिन बाकी फैक्टर्स में आगे है, जो इसे हरियाणा से ज्यादा डेवलप्ड स्टेट बनाता है, जबकि बिहार हर चीज में सबसे पीछे है। हरियाणा, केरला और बिहार के इस कंपैरिजन के साथ ही यहीं पर चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर भी बात की गई है। लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है और इसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर पब्लिश किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट में अलग अलग देशों की इनकम के अलावा इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पब्लिक फैसिलिटीज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। जिसके अलावा इसमें यह भी ध्यान दिया जाता है कि पूरे लोगों को साफ पानी, साफ हवा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पा रहा है या फिर नहीं। लोग कुपोषण या फिर मोटापे के शिकार तो नहीं हैं। चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023-2024 का डेटा देते हुए बताया गया है कि इंडिया की पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $6,952 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.7 साल है। इंडिया में रहने वाले 25 साल से ज्यादा एज के लोग एवरेज 6.5 साल तक ही स्कूल जाते हैं, जो कि हमारे पड़ोसी श्रीलंका के मुकाबले बहुत ही कम है। वहाँ 25 से ज्यादा एज के लोग एवरेज 11 साल तक स्कूल जाते हैं और इंडिया की HDI रैंक है 134 और श्रीलंका की 78। श्रीलंका HDI के सारे पैरामीटर्स में हमसे आगे है, जबकि म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश इंडिया से पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की 134 रैंक साफ साफ बताती है कि एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए अभी हमें बहुत बड़े सोशल, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है। तो अभी तक हमने जाना कि डेवलपमेंट क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं और नेशनल डेवलपमेंट को कैसे स्केल किया जाता है। लेकिन अब बात डेवलपमेंट के उस नेगेटिव साइड की, जिसके बारे में चैप्टर के लास्ट में बताया गया है। डेवलपमेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहां इससे एक तरफ बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं, दूसरी तरफ उतने ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आते हैं, जैसा कि हमने डैम कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल से समझा था। और ऐसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती रही है, ताकि हम डेवलपमेंट के इस फायदे को आगे आने वाली जनरेशंस तक पहुंचा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये वार्निंग दी है कि जो प्रेजेंट टाइप और लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। और इसी की वजह से आज हमारे सामने बहुत से एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी खड़े हो गए हैं। इसी चैप्टर में दिए गए दो बड़े एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। पहला है इंडिया में लगातार होता हुआ ग्राउंड वाटर लेवल, जिसे ज्यादातर फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। पिछले 20 सालों में इंडिया के लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राउंड वाटर का लेवल 4 मीटर से कम हुआ है। आज इंडिया में 33% हिस्से में ग्राउंड वाटर रिजर्व से लिमिट से ज्यादा पानी यूज किया जा रहा है। ऐसे में अनुमान है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले 25 सालों में इंडिया के 60% हिस्से में ग्राउंड वाटर को लिमिट से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इंडिया जैसे पॉपुलेटेड देश में पानी की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। लेकिन अगर ग्राउंड वाटर के गिरते लेवल्स पर टाइमली एक्शन ले लिया जाए तो कुछ सालों में इस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम फिर से नहीं पा सकते। चैप्टर में क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल देते हुए ये बताया गया है कि दुनिया के पास सिर्फ 1,732,000 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का रिजर्व बचा है, जो आने वाले सिर्फ 47 साल तक ही हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ऐसे ही मिडल ईस्ट के पास अगले 70 और अमेरिका के पास सिर्फ अगले 10 साल के लिए क्रूड ऑयल रिजर्व्स बचे हुए हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर टाइम रहते हुए क्रूड ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स नहीं डेवलप हुए तो वर्ल्ड इकोनॉमी के सामने बहुत ही बड़े चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे, खासतौर पर इंडिया जैसे देशों के लिए जो अपने क्रूड ऑयल नीड्स के लिए ज्यादातर दूसरे देशों पर ही डिपेंड हैं। यानी साफ है कि अंधाधुंध विकास की दौड़ के कारण लगातार हो रहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा।
और यही कारण है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आज की सबसे बड़ी जरूरत बता रहे हैं, ताकि हम विकास के साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशंस को सिक्योर फ्यूचर दे सकें। और इसके लिए आज हम सबको इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि डेवलपमेंट की इस रेस में हमको कहां जाना है, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बताने के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर से हमने जाना कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसे या अमीर होना नहीं होता, बल्कि सबके लिए क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करवाना भी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।